A very good morning, everyone. Hello, good morning, good morning. सब बच्चे गुड मॉर्निंग लिखेंगे ग्रुप में. दिस इज अ लाइव सेशन फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स. बिल्कुल लाइव आ चुका हूं मैं आप लोग के लिए, जिसमें अपने लोग आज सीएमए इंटर स्टूडेंट्स दिसंबर 21 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ बातचीत करेंगे. कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे जो नवीन क्लासेस में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. कल आपका अकाउंट्स का क्लास हुआ था और आज आपका कॉस्टिंग का क्लास है जो ग्रुप 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर. एंड एज यू ऑल नो, आपका कोर्स और डिग्री ही सीएमए है. सीएमए मतलब ही कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे. तो कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल और वो सब्जेक्ट मैं टेक केयर करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है. ऑलरेडी 6-7 टर्म हो गया एफएम लेते हुए और 2 टर्म हो गया कॉस्टिंग लेते हुए मेरे को. और आज आप लोग के साथ वापस से 3rd टर्म ऑफ कॉस्टिंग और पूरा लाइव सीएमए के लिए लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पैटर्न बिल्कुल अलग हो चुका है. ऑनलाइन टाइप का पैटर्न प्लस आप में सम्स का तरीका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, थ्योरी टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं. और उस वजह से मैं भी आपके लिए पूरा एक्सक्लूसिव बैच ले रहा हूं, पूरा का पूरा सीएमए इंटर का. चलिए सब कोई गुड मॉर्निंग लिखेंगे ग्रुप में. सब ऑनलाइन आ चुके हैं अब. एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग. चैटें करेंगे, चैटें, एक इंटरेक्शन हो जाए, सबका नाम पता चल जाए तो स्टार्ट किया जाए क्लास. कल एक विशाल शरीर आपके आगे खड़ा था यहां, आज थोड़ा सा कमजोर शरीर है. उज्जवल, यस गुड मॉर्निंग उज्जवल. रोशन गुड मॉर्निंग. भाविका गुड मॉर्निंग. चैट बॉक्स रिफ्रेश हो रहा है मेरा. अनवी गुड मॉर्निंग. अमन गुड मॉर्निंग. सब कोई गुड मॉर्निंग प्लीज. लाइव सेशन है भाई, पूरा इंटरेक्शन होगा अब. और मेरा तरीका एकदम अलग है. मेरे को वो तरीका नहीं समझ में आता है कि मैं बोलते चलूं आप लिखते चले, या मैं करते चलूं आप उतारते चले. ये एक हल्का सा चीज है जो मेरे में आपको हो सकता है बुरा लगे कि भैया तो सम्स बनाते ही नहीं, भैया तो ऐसे खड़े हैं जेठालाल जैसे, खुद तो सम्स बना ही नहीं रहे. मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा. विनायक गुड मॉर्निंग. अनीश गुड मॉर्निंग. रोनिक गुड मॉर्निंग. ओके, जल्दी जल्दी सब कोई ज्वाइन करेंगे. पवन गुड मॉर्निंग. ओके ओके,
तो धीरे धीरे सब ज्वाइन कर रहे हैं जितना मेरे को दिख रहा है। डन। अब मैं आपको हूबहू करवाता हूं पहले तो कि हम क्या क्या करने वाले हैं और आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। कल आपको अविनाश संचेती सर ने एक ओवरव्यू दिया सीएमए में कितने सब्जेक्ट्स हैं, किस हिसाब से एग्जाम होंगे, कंडक्ट किए जाएंगे वगैरह वगैरह, जो मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता रिपीट करके, जो कि बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था विच वाज गिवन बाय अविनाश सर, और वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया गया है वो क्लास। तो वो जरूर से जरूर आप सुनिएगा अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो। मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आपका सीएमए इंटर में कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें कहां कहां ये लागू होगा आपके आगे लाइफ में। ऑब्वियसली आप सीएमए बन रहे हैं मतलब कॉस्ट के राजा होने वाले हैं, तो राजा बनने के लिए आपको कुछ डिसिप्लिन, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टेक्निक और कुछ बातें समझनी होंगी, फिर ही याद करनी है। मेरा एक ही कंसेप्ट रहता है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो फिर ही याद करो। एवरी नेम हैज द मीनिंग। व्हाट्स इन द नेम जो जाते हो और बोला हुआ शेक्सपियर जी का, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज इन द नेम। आप एक एक टर्मिनोलॉजी का लॉजिक समझ पाओगे, एक एक टर्मिनोलॉजी का लॉजिक नाम से भी समझ पाओगे। चिंता मत करो, नाम में ही सब कुछ रखा है। अब अगर मैं सीएमए के बारे में बात करूं तो कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट आपका 2 बार दिखेगा इंटर लेवल पे, एक बार ग्रुप 1 में, एक बार ग्रुप 1 में विच इज टोटली 100 मार्क्स पेपर ऑफ पेपर 8। पेपर नंबर 8 आपको मालूम है आपका फाउंडेशन का पेपर 1 2 3 4 था, तो 5 से चालू हुआ है आपका नया पेपर का पैटर्न, तो 5 6 7 8 ऐसे करके आपका कॉस्टिंग का पेपर्स है इंटर में। तो पेपर नंबर 8 आपका कॉस्टिंग रहेगा। और ग्रुप 2 में पेपर नंबर 10 में 2 पेपर है, 50 मार्क्स का कॉस्टिंग और 50 मार्क्स का फिनेंस, जो अगेन मैं ही आपका ग्रुप 2 में लूंगा। आज केवल ग्रुप 1 के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा इन्फ्रेंस दूंगा कि ग्रुप 2 में ऐसा क्या है ग्रुप 1 से रिलेटेड, और आपको आगे लेके चलूंगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्रुप 2 इज फाइनेंस, जो अगेन मैं ही टेक ओवर करूंगा आपके साथ। जब आप ये पढ़ रहे हो तो ये भी इजीली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पेपर नंबर 8 ग्रुप 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, क्या करना है इसमें, पहले वो बताता हूं और फिर आपको दिखाऊंगा आपका पेपर पैटर्न। सब कोई एकदम हाथ जोड़ के थोड़ा सा दिमाग को ऐसे करो कि आज समझ ले बात और समझा पाए सर को भी अपनी बातें। कल अविनाश सर ने आपको पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं नहीं पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज वेरी सिंपल, जो वहां बात बोला था वही बात यहां हो जाएगा, बस अब कॉस्ट का अकाउंटिंग करना है, वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना था, बुक्स का तैयारी करना, वो सब बात बाद में करेंगे। एकदम मतलब जो रटने वाला बात है वो बाद में करेंगे। अभी मेरा मेन फोकस है अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सीख के अल्टीमेटली कहां प्लेस होंगे। बीइंग अ सीएमए, बीइंग अ सीए, वेयर डू वी गेट दी जॉब एंड व्हाट वी डू इन आवर जॉब। तो उसको जब आप पता कर लोगे तब आप सीखने का प्रेरणा रखोगे इंटर लेवल पे कि नहीं यार ये सीखना है क्योंकि आगे काम आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं फाउंडेशन लेवल में आपका प्रोबेबिलिटी था मैथमेटिक्स में, आपका कोरिलेशन रिग्रेशन था, बाबू वो आगे काम आता है भैया, है आगे भी मैथ्स है, यस मैथ्स का पूरा एप्लीकेशन है यहाँ। बिना प्रोबेबिलिटी, बिना कोरिलेशन रिग्रेशन, बिना इक्वेशन चैप्टर, बिना टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, यहाँ नहीं सीख सकते आगे, नहीं बढ़ सकते आगे। तो भैया वो तो हमारा वीक है, तो मैं हूं ना, मैं बेसिक्स का 3-4 क्लास लूंगा जिसमें आपको पूरा कवर कराऊंगा बचपन का ज्ञान और इंटर, जिसको मैं बोलता हूं ब्रिज बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटर।
वो ब्रिज को मैं आपका जल्दी से जल्दी पास लाऊंगा। बट आज का क्लास इज बेसिकली व्हाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, टू गेट प्लेस्ड और टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। अल्टीमेट गोल क्या है? मनी। तो पैसा जो कमाना है वो अपने कहाँ कमाएंगे? अब मैं आपको बताता हूं, अपना जो सेक्टर होता है कोई भी बिजनेस में या कोई भी कंपनी में, इट इज डिवाइडेड इनटू टोटल 3 सेक्टर्स। एक को बोलते हैं बॉटम लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। ये 3 लेवल पे काम होते हैं। भैया बॉटम लेवल पे काम क्या होता है? डेटा एंट्री बोल लो, सब चीज फीड करना, मतलब जर्नल वर्नल फीड करना, सब कुछ फीड करना, डेटा एंट्री। भैया मिडिल लेवल पे क्या होता है? मिडिल लेवल पे उस डेटा को स्क्रूटिनी करना, डेटा स्क्रूटिनी। यानी पूरा डेटा को समझना, उसको इंटरप्रिटेट करना। और टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है भैया? डिसीजन मेकिंग। एज अ सीएमए, मैं सीएमए को अलग नहीं मानता हूं। मेरे लिए सीएमए भी उतने वैल्यूएबल है जितने सीए। क्यों? मैं बता दूं, आज के सेक्टर में सीएमए का ज्यादा प्रचलन है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो सीए करने के बाद भी वापस सीएमए किए ताकि नौकरी और अच्छा लग सके और गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा इनफ्लो आ सके। मतलब जॉब प्रोस्पेक्ट सीएमए से बहुत अच्छा है बाबू लोग। वो सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंटर्नशिप करने के लिए कहां जाना है, कैसे जाना है, मैं आपका सीवी फॉरवर्ड करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। गुड मॉर्निंग समीर, आओ। तो भैया आप मेरे को बताइए, एज अ सीएमए हम कहां प्लेस्ड होंगे जब बन जाएंगे? चलिए सब कोई लिखेंगे। विच सेक्टर डू यू बिलोंग व्हेन यू कंप्लीट योर सीए और सीएमए? अब सिर्फ सीएमए के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव सीएमए क्लास है। तो सीएमए स्टूडेंट्स आप बताइए, आप कहां प्लेस होना चाहते हैं और एज अ सीएमए आप कहां प्लेस होंगे? एक्सपेक्टेशन, रियलिटी। सोचिए प्लीज। दिस विल बी टोटली इंटरेक्टिव क्लास। मैं नहीं चाहता आप बोगा जैसे ऐसे बैठे रहे और आप सिर्फ मेरा बात सुने और यौन करें। यौन मतलब वही उबासी ले। तो मैं चाहता हूं आप चुपचाप ना बैठे और मेरे साथ साथ टाइपिंग करे, इंटरेक्टिव क्लास करे, इसको मान के फटाफट टाइप करेंगे सब कोई। वेयर डू यू वॉन्ट टू गेट प्लेस्ड एंड एज अ सीएमए या सीएमए आप कहां प्लेस्ड होंगे? आंसर आना स्टार्ट हो रहा है। ओके, बिल्कुल सब जगह चांस। बिग 4 से बड़ा चांस है। आपके पास बिग 4 नहीं विनायक, आपके पास पूरा इंडस्ट्री है। आप लोग इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट में जाते हो, मतलब आप कंपनी में जाओगे, आईटीसी, ओएनजीसी, मतलब आपको बड़े बड़े कंपनीज हायर करेंगे। ये तो फर्म्स है जो अकाउंटिंग काम करते हैं, बाकी काम करते हैं। आपको तो बड़े बड़े कंपनीज लेंगे जो फर्म नहीं है, जो प्रॉपर कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं। टीसीएस, टाटा। टॉप एक्सपेक्टेशन, मिडिल रियलिटी। अमन का आंसर आया कि भैया एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हमारा रहता है कि हम लोग इस सेक्टर में आ जाए, यानी हम लोग टॉप लेवल में काम करें, क्योंकि यहाँ पैसा भी मोटा मिलता है और इज्जत भी मिलता है भाई कि सीएफओ है हम कंपनी के, सीईओ है हम कंपनी के। और एक हो गया मिडिल लेवल में, जो वो बोल रहा है रियलिटी में हम लोग यहां प्लेस्ड होते हैं। अमन आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं रियलिटी क्या है आपके लिए। बॉटम लेवल इज नॉट फॉर अस। ना, वो सब बीकॉम जो सिर्फ किए हैं, जो इंटर पास है, उनके लिए वो काम स्टार्ट पे होता है। हाँ, धीरे धीरे विथ एक्सपीरियंस यहां पे आगे बढ़ेंगे। जैसे आप सीएमए बन जाओगे,
आपका मिनिमम लेवल क्राइटेरिया आपके तरफ से, और कंपनियां भी आपको मिडिल लेवल जॉब देंगे, यानी डेटा को स्क्रूटीनी करना, यानी डेटा को और सजाना, डेटा को और समझना, और आगे लेवल को प्रेजेंट कर देना टॉप लेवल को कि यार ये मेरा इंटरप्रिटेशंस है, अब आप डिसीजन ले लीजिए। यानी यहां तक पहुंचने के लिए दो तरीका, पहले घुस जाओ यहां, सालों साल काम करो, 5 साल 6 साल 7 साल, गेट दी एक्सपीरियंस, गेट प्रमोशन एंड गेट शिफ्टेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, भैया काम नहीं करना है, डिग्री से ही सीधा टॉप लेवल में जाना है, तो सीएमए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इतना आसान नहीं है सीईओ सीएफओ बनना, क्योंकि आपके पास वो इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। उसीलिए यहां पे एक काम किया जाता है, भैया इंटर्नशिप करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, उससे भी नहीं, उससे भी आपको मिडिल लेवल तक ही करते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप आर्टिकलशिप में आप ये बॉटम लेवल काम सीखते हैं। तो अब आप ट्रेंड है इस काम के लिए, तो आपको मिडिल लेवल में तैयारी करवा दी जाती है कि चलो वहां पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो भैया हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाना है, तो क्या डिग्री और हासिल करना पड़ेगा? बिल्कुल, सीएमए प्लस एमबीए इज अ वेरी गुड टेक्निक टू गो इनटू डायरेक्टली टॉप लेवल, क्योंकि यहाँ एमबीए में जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो प्रॉपरली मिडिल लेवल की होती है। तो अगर वो आप सीख लोगे तो आपको सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट लेना स्टार्ट कर देगा। और ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, क्योंकि दे आर द पर्सन हु टेक अल्टीमेट डिसीजंस। अपने लोग को मेहनत करना बहुत आता है, डेटा को समझाना बहुत आता है, बोलना नहीं आता, डिसीजन लेना नहीं आता। तो वो डिसीजन लेने के लिए एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको अल्टीमेटली बहुत बहुत ज्यादा फ्रेम करता है, और वो भी एमबीए इन फाइनेंस। तो फाइनेंस अल्टीमेटली आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जॉब के लिए। और ऑन दी अदर हैंड, आपको 2 साल का एमबीए ना करके आप सिंपली सीएमए से ही हो सकता है अच्छा काम करके प्रमोशन जल्दी ले ले। तो ये एक तरीका है टॉप लेवल में जाने का। आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भैया मैं डिसीजन लूंगा, मैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एक पहले आपको ट्रुथ बताना चाहता था कि एज अ सीएमए अपने क्या करते हैं। तो भैया ये तो अच्छा बात है कि खराब बात है? मैं बोलूं अच्छा बात है, क्योंकि यहां पे जब तक काम नहीं सीखोगे ना, ये डिसीजन लेने लायक भी नहीं रहोगे। तो वी वांट कि हम सारे काम सीखें। जैसे जैसे सीख लोगे यू विल गेट गुड सैलरी ऑल्सो एंड गुड डेजिग्नेशन ऑल्सो, कि यार मेरा ये काम है, मैं कंपनी का ये हूं, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, सीएफओ, सीईओ, प्रेसिडेंट, पार्टनर, वाइस प्रेसिडेंट, सब। तो बस इस तरीके से एक सेक्टर में एज अ सीएमए वी गेट प्लेस्ड। भैया हमारा काम क्या होगा? मतलब हम ये जो कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कर क्यों रहे हैं? वाई वी आर डूइंग कॉस्टिंग, वाई वी आर गेटिंग इनटू फाइनेंस वर्ल्ड? भैया सीए सीएमए दोनों फाइनेंस वर्ल्ड में जाता है। हाँ, सीएमए का बहुत हाई स्कोप है फाइनेंस में जाने का जल्दी, क्योंकि आपका तो कॉस्टिंग बहुत अच्छे से समझा हुआ रहेगा और किया हुआ रहेगा, और फाइनेंस में पूरा वही अप्लाई करना होता है। दोनों सेम पेपर मानता हूं मैं, देयर इज नो डिफरेंस। इसीलिए आपका ग्रुप 2 में तो बोला भी कॉस्ट एंड एफएम जाता है। फटाफट बताओ कॉस्टिंग एंड फाइनेंस क्यों किया जाता है, या पहले सिर्फ कॉस्टिंग का बताओ। ये कॉस्टिंग में व्हाई वी कैलकुलेट सर्टेन कॉस्ट, बताओ। मतलब ये क्यों कर रहे हैं? खर्चा जानने के लिए क्या? मतलब कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रहा है, एक कंपनी होगा जो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा या सर्विस देगा, तो उसकी कॉस्टिंग करने की क्या दरकार है? बताइए सब कोई, बताइए सब कोई। सीमा भी सेम ही काम करता है। रॉनिक, वो पर्टिकुलरली आपका एक एडिशनल डिग्री है जो काम आएगा। बट आप अभी सीएमए कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं, तो यहां फोकस कीजिए। आपका अभी मेरा वो नहीं चल रहा है कि आप सोच रहे हो कि करियर काउंसलिंग दे रहे हैं। भैया मैं करियर काउंसलिंग नहीं दे रहा हूं। आप ऑलरेडी अपना कैरियर डिसाइड कर चुके हैं कि यू वांट टू बी अ सीएमए, तो व्हाट आफ्टर बीइंग अ सीएमए मैं वो बता रहा हूं। आदर्श गुड मॉर्निंग।
वाई वी डू कॉस्टिंग, मतलब ये चैप्टर सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं मुन्ना लोग, क्यों पढ़ रहे हैं? नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मिनिमाइज इट। विनायक राय का एक आंसर आया, विनायक राय बोल रहा है भैया ये करते इसीलिए हैं ताकि एक्चुअल कॉस्ट निकाल सके एंड उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, और आंसर सुनते हैं। उज्जवल का आंसर आया यस भैया टू मिनिमाइज। अमन का आंसर आया टू असर्टेन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, मतलब एक आंसर आया टू असर्टेन द प्राइस, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, कितने पैसे हम लोगों को सामने प्रोवाइड कर सकते हैं। अनवी बोल रहा है हम सामने कितना कोट कर सकते हैं, वही सेलिंग प्राइस। यस भैया आफ्टर सीए में बात करेंगे। रोनिक बताइए कॉस्टिंग क्यों करते हैं पहले। रोनिक, दो टाइप के आंसर आया, मैं बताऊं? एवरीबडी बताइए, सब कोई पार्टिसिपेट, गुड मॉर्निंग लिखे थे, कहां हो सब? भाविका बताओ, अनीश बताओ, पवन बताओ, समीर बताओ, एवरीबडी विल पार्टिसिपेट, यही मजा है। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, ओके, भारी भारी शब्द यूज किया जा रहा है, मतलब पहले से ज्ञानबाजी है आपके पास। ठीक, कोई प्रोडक्ट को कितने कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलो आप लोग ब्रह्मा हो, ब्रह्मा, आप लोग को सब मालूम है, बस यही दिक्कत है अंदर से निकालते नहीं है, होता सबके पास है, देता कोई नहीं। आप लोग प्लीज ये जो आपका ब्रेन है ना, इसको जितना अंदर सोचते हो उतना ही यहां से बोलना या लिखना चालू कर दो। आप लोग को और कुछ नहीं चाहिए, फीस ले जाओ वापस, देना ही मत, जाओ फ्री में पढ़ लेना। बट आप लोग को ये समझना होगा वी कांट गिव यू एनीथिंग न्यू। मैं वही काम करूंगा जो आपका यहाँ है वो आपको यहाँ से और हाथ से निकलवा दूंगा। मेरे पास कोई और हथियार नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता। आइए फटाफट बताता हूं क्या क्या कारण है इसके करने के, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण होता है जो आप लोग पढ़ेंगे, विच इज अकाउंटिंग करना। मतलब कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, जो आया उसको अकाउंटिंग कर लो, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, जो अपने सब्जेक्ट भी है। बट एक और सब्जेक्ट है अपना इसके साथ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है भैया, यानी कॉस्टिंग क्यों करते हैं भैया, ताकि उसकी अकाउंटिंग कर सके। एक कारण क्या है, ताकि उसकी अकाउंटिंग कर सके, जैसे जैसे कॉस्ट लगा उसका अकाउंटिंग कर दिए, विच इज कॉल्ड पास्ट डेटा को उतारना यानी लिखना। दूसरा काम हुआ उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट करना उसका, यानी कि ये जो डेटा आया अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो आया वर्ड, रिड्यूस कर सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट भैया, कि अपने कम खर्चों में वो ही माल उतना ही क्वालिटी का प्रोड्यूस कर सके। तो दैट इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन या कॉस्ट कंट्रोल, नॉट नेसेसरी मिनिमाइजेशन, जिसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, अब जो हो गया उसको कैसे ठीक किया जाए। और एक काम है जो मेरे को सबसे पहले अमन ने बोला, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब हो गया पास्ट डेटा का काम करना। कॉस्टिंग सिर्फ पास्ट डेटा के लिए नहीं होता, कॉस्टिंग फ्यूचर डेटा के लिए भी होता है। और यही तो करना है, यही तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। आपको तो यही काम करना है कि यार ये फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंटिसिपेट, एस्टिमेट्स, वो फोरकास्ट, यही तो मेन है कि हम सही चीज सोच लिए। आज
यदि कोई मैच होता है उससे पहले आप डिसाइड कर लेते हैं यार ये जीतने वाला, जीत जाता है कितना खुशी होता है। यानी आप क्या सोचते हैं अपने अंदर, भगवान है, हम तो पहले से ही सोच लिए थे क्या होने वाला है। एग्जैक्टली, टॉप लेवल मैनेजमेंट आर द भगवान ऑफ द कंपनी। आपको यही बताना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरे को लगता है ये होगा, और ऐसे काम करो ये अचीव हो जाएगा, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये काम होता है फ्यूचर का। तो भैया हम ये काम सीखेंगे अभी, यस यस आप ये काम सीखेंगे, बट आप किताबों में जो दिया हुआ है उसको ही अप्लाई करोगे, बट इन रियल लाइफ वो किताबों में जो सम्स बनता है वो आपको बनाना है। भैया मतलब क्या करना है हमें फ्यूचर डेटा का, फ्यूचर डेटा का आपको करना है एस्टिमेट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, जस्ट नॉट टू कि यार कॉस्ट पता चल जाए, टू एस्टिमेट अल्टीमेटली what should be the selling price to be charged to the customers। यानी कॉस्टिंग इस कारण से नहीं किया जाता है कि कॉस्ट निकाल ले, कैलकुलेट कर ले, कॉस्ट इसीलिए किया जाता है कैलकुलेट ताकि ये कर सके कि ये माल जो मैं बनाने वाला हूं ये मैं अल्टीमेटली कस्टमर को कितना में बेचूंगा। आपने बचपन में कॉस्ट शीट किया है, जो फाउंडेशन लेवल से आ रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री लेवल से जो आ रहे हैं, उन्होंने भी अपना कॉलेज का टाइम पे कॉस्ट शीट तो पढ़ा होगा कम से कम, चलो बाकी चीज भी पढ़ा होगा बट कॉस्ट शीट तो पढ़ा होगा। तो उनके साथ ये देखा होगा आपने कि COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आप सेल्स तक जाते हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक क्यों नहीं रुक जाते, क्योंकि काम वो नहीं है, अल्टीमेट मकसद होता है सेल्स डिसाइड करना। आप क्या करते हो, जो दिया हुआ है वो निकालते हैं, यानी आप पास्ट डेटा पे काम करते हो। अब मैं इंटर में क्या करवाऊंगा आपको, फ्यूचर डेटा के बारे में सोचना, यानी पास्ट डेटा दिया हुआ रहेगा उससे फ्यूचर के बारे में कैसे कैलकुलेट करके कुछ जो डेटाज है इंटीग्रेट करके अपने आगे काम करें, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्टिंग इज नॉट ओनली डन टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू रिड्यूस इट, टू कंट्रोल इट, द मेन मोटिव is to calculate the selling price। यानी कंपनी उस चीज को कितना में बेचे ये भी तो बताना होगा। तो दिस इज द मेन मकसद जो आप लोग सोचते नहीं हो जनरली, आपका दिमाग यहां तक चलता है, ये मेन दिमाग है। अब ये जैसी निकलता है और जब एक्चुअल हो जाए इसके बाद तो वी कंपेयर ऑल्सो, एक और काम होता है, कंपेयर दी एस्टिमेशन विथ एक्चुअल एंड वी डू दी कि आगे उसको कैसे इंसेंटिव दे, जो आदमी ये काम किया था कितना अच्छे से काम किया, क्या उसका ये जो डेविएशन है कम है, डेविएशन मतलब जो सोचा था वही हो जाए तो खुशी होता है ना, मतलब ज्यादा पैसा मिलता है, जैसे शर्त लगाते हो तो जीत गए तो पैसा मिलता है ना, वैसे यहाँ पे भी प्रमोशन मिलेगा और आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो कंपैरिजन इज ऑल्सो नीडेड कि जो सोचे थे और जो हुआ उसके बीच में क्या रिलेशन। क्या आपको कॉस्टिंग क्यों करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का समझ में आया, बताइए फटाफट एवरीबॉडी। टाइप करोगे सिर्फ 4 वर्ड जो काम का था अल्टीमेटली, सिर्फ 4 वर्ड जो काम का था अल्टीमेटली, कॉस्टिंग इज डन व्हाई, बताइए फटाफट 4 वर्ड अल्टीमेटली क्या था, सबको ही लिखेंगे। जल्दी जल्दी, ओके भैया रिप्लाई आना स्टार्ट। वाओ गजब, बताओ यस, गुड आदर्श। आदर्श बोला वो 4 नहीं 5 वर्ड है भैया, मैंने बता दिया। टू एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस, मैंने वो 4 वर्ड मांग रहा हूं जो अल्टीमेटली करना है कॉस्टिंग के लिए।
पास्ट डेटा के साथ क्या और फ्यूचर डेटा के साथ क्या। ओके, रोशन का भी वही आंसर आया। फाइन, ग्रेट समीर, ग्रेट पवन, भाविका वेरी गुड। कॉस्ट कंट्रोल, ascertain the price, compare also, ascertain, estimate, after that comparison, ascertain, estimate, control, very good, and compare, very good। ascertain करना मतलब कैलकुलेट करना, ascertain करना मतलब कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। असर्टेन करते हैं ताकि आगे कंट्रोल कर सके, एस्टिमेट करते हैं ताकि सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके। अब इन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर ऑल्सो, ताकि आगे भी क्या करना चाहिए वो भी देखते हैं। वेरी 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 गुड। क्या अब आपको एक ब्रॉडर सेंस में कॉस्टिंग क्यों करने वाले हैं, और अल्टीमेटली लाइफ में या कंपनियां में जब आप जाओगे, खुद से कंपनी बनाओ, अपनी कंपनी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है समझ में आया, आप अपने कंपनी के ही सीएफओ होने वाले, सीईओ होने वाले, या जब बड़ी हो जाएंगे आपकी कंपनी, बहुत बड़े करोड़ों का प्रति हो जाएंगे, 500,000 करोड़ के मालिक हो जाएंगे, तो आप अपने अंडर रखेंगे लोगों को, तो भी यही काम तो सोचना होगा ना आपको। तो ये होता है अल्टीमेट काम। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। अब सुनो, ये काम कौन से इंडस्ट्री में काम आता है भैया, या मैं बोलूं कौन से लोग ये काम करते हैं। मैं 3 नाम लिख रहा हूं, आप बताइएगा कहां कहां ये काम आ सकता है। प्रोडक्ट की डीलिंग 2 टाइप ऑफ लोग करते हैं, और एक हो गया सर्विस। प्रोडक्ट में हो सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स हो या ट्रेडर्स हो, और लास्ट हो गया सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रेडर्स को मैं मिडलमैन भी बोलता हूं। आई डोंट कॉल ट्रेडर एज नथिंग, दे आर ऑल्सो मिडलमैन, जिसको आप लोग दलाल बोलते हैं, यानी जो लोग बीच में एक चीज का दूसरा चीज ट्रेड कर देते हैं। बताइए ट्रेडर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोवाइडर क्या करता है। मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूं। मैंने कहा ट्रेडर एक रेडीमेड कपड़ा लेगा, शर्ट एज इट इज, वेरी गुड भैया, क्या सुंदर बनाया आप। एक शर्ट लेगा और इस शर्ट को वो क्या कर देगा बताओ, एज इट इज, कुछ नहीं करके, सिर्फ वापस से यही शर्ट को बेच देगा। वाह भैया वाह, एकदम सही बात की है आपने। यानी ट्रेडर क्या करता है, एक शर्ट को वापस से एक शर्ट की तरह बेच देता। यानी एक शर्ट खरीदा या टी शर्ट खरीदा, जो भी बोल लो भैया, टी शर्ट है ये तो, अच्छा तुम लोग बहुत टेक्निकल हो रहा है। टी शर्ट खरीदा और टी शर्ट को टी शर्ट की तरीके से ही रूप में बेच दिया, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है भैया, सर्विस प्रोवाइडर अपना दिमाग यूज करता है, ब्रेन यूज करता है, या अपना टैलेंट यूज करता है, जो यूज ब्रेन से ही आता है, गाना गाना, या फिर जैसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर, स्कूल जैसे करते हैं सर्विस प्रोवाइड, हॉस्पिटल्स, ये लोग मिक्सचर करते हैं। कोई लोग फार्मेसी जैसे साथ में रखते हैं, तो वो गुड्स भी देते हैं और सर्विस भी देते हैं। मैं जनरली बोलूं तो डॉक्टर्स, टीचर्स, ये अपना टैलेंट या ब्रेन यूज करके आपको एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, विच इज टीचिंग
या आपको कंसल्टेंसी बोल लो, एवरीथिंग डील्स विथ कंसल्टेंसी। एंड व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर बेचारा एक कपड़ा को, कागज के कपड़े नहीं सॉरी, एक कपड़े को, मतलब एक कपड़ा का टुकड़ा को, एक कपड़े के टुकड़े को नॉर्मली एक शर्ट बना देता है। यानी एक फैब्रिक से एक टी शर्ट बनाना या शर्ट बनाना, यह काम हुआ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और प्रोवाइडर्स का। आप बताइए, ये जो इतना माथा फोड़ी है, कॉस्टिंग निकालना, कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, उनकी अकाउंटिंग करना प्रॉपरली, किस सेक्टर में काम आएगा? किस सेक्टर में काम आएगा और किस सेक्टर में दरकार नहीं है? दरकार नहीं है कि इतना माथाफोड़ी में ही करना है। असर्टेन, ये तो सिंपली क्या करता है, जो माल लेता है उसी को एज इट इज बेच देता है, थोड़ा अपना कमीशन खा के या अपना प्रॉफिट जोड़ के। ट्रेडर एज इट इज रॉ मटेरियल नहीं, एज इट इज, इसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, को फिनिश्ड गुड्स की तरह बेचता है। मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है और बेचता है। यह भी कुछ अपना रॉ थिंग को, रॉ टैलेंट को यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है या सर्विस तैयार करता है। तो कहां पे ये कॉस्टिंग हेल्प आएगी अपने को, यानी अपने को कहां इतना सारा कॉस्टिंग का कंसेप्ट लगेगा, कौन से सेक्टर में, कौन से बिजनेस तरीके में? बताइए, बताइए एवरीवन। बाबू मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक बात आपसे पूछूंगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये आदमी तो सब बता देगा, तो नहीं, ये आदमी आपसे निकलवाएगा एवरीथिंग। बताइए बताइए बताइए। मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज, वेरी गुड अनवी। विनायक बोलता भैया सबको करना चाहिए। उज्जवल बोलता भैया मैन्युफैक्चरर। आदर्श बोला मैन्युफैक्चरर। रोनिक भी बोला भैया मैन्युफैक्चरर। उज्जवल मैन्युफैक्चरिंग, अमन मैन्युफैक्चरिंग, भाविका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, समीर मैन्युफैक्चरिंग, रोशन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। वेरी गुड, एकदम सिंपल सा बात है बाबू। एक ट्रेडर को इतना क्यों नहीं मेहनत करना है कॉस्टिंग एस्टीमेट कैलकुलेट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एज इट इज उसको 100 रुपए में एक माल मिला, 102 में बेचना है, या 110 में बेचना है, 105 में बेचना है। यानी दे आर जस्ट चार्जिंग देयर प्रॉफिट परसेंटेज। और हल्का फुल्का काम करना भी पड़ा तो कर लेता है, कटिंग वटिंग थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत करना हो तो दे डोंट रिक्वायर सच ब्रॉड सेंस ऑफ कॉस्टिंग कि यार इतने सारे टाइप्स होते हैं, ऐसे देखो किसको रिड्यूस करो। इनके कोई कॉस्टिंग रिडक्शन का बात ही नहीं है। इनके लिए एज इट इज परचेस करना और एज इट इज बेचना। कोई 2-4 स्टाफ होंगे तो सैलरी देना है, 2-4 ऑफिस होगा जिसका रेंट पे करना है। तो इसमें क्या रिडक्शन, इसमें क्या इतना सोचना हर साल। तो ट्रेडर्स को इतना माथा नहीं लगाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सोचना पड़ता है भाई, क्योंकि वो एक नॉर्मल कपड़े को एक बहुत ही सुंदर एलन सोली का शर्ट बना देंगे। या एलन सोली क्यों, मैं एग्जांपल दूंगा उसका इसीलिए, या कोई भी एक पर्टिकुलर टी शर्ट बना देंगे। तो उनको बहुत जरूरी है ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की, जो उनके यहां होगी और प्रॉपर ये चारों काम कर रहे होंगे जो अपने अभी पढ़े। थोड़ा बहुत सर्विस प्रोवाइडर को भी ये काम करना होता है, बट उनके केस में
वो टैलेंट का कोई कीमत नहीं होता, जैसे अपने बोलते हैं अनमोल है तुम्हारा आवाज, अनमोल है तुम्हारा ज्ञान, वैसे थोड़ा सा तकलीफ होता है इस सेक्टर में, बट ये चैप्टर भी आपको करना है। आपकी कॉस्टिंग की किताब जो मैं आपको दूंगा वो 3 पार्ट है। पहला मेन बुक वॉल्यूम 1, जिसमें सारे चैप्टर्स में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अभी है, यस वो भी मैं बताऊंगा, कवर्ड है आपके मेन बुक में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल के, जिसमें सारे चैप्टर्स आपके कवर्ड होंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना है। और ये सारे चैप्टर्स आप देखोगे अल्टीमेटली सब मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है, सिवाय एक जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग ही केवल एक किसके ऊपर है भैया, सर्विस इंडस्ट्री के लिए है, बाकी सब आपका अल्टीमेटली एक मैन्युफैक्चरर के लिए काम बताया गया। ठीक है भैया, समझ गए भैया। हमको बुक कब मिलेगा? एज सुन एज पॉसिबल। बेसिक्स की क्लास में आपको बुक नहीं लगेगा, आप जैसे ही रजिस्टर करते हो हम विद इन 2 डेज आपको बुक डिस्पैच कर देते हैं और विद इन 2 डेज फर्दर आपको बुक मिल जाता है। तो जल्दी से जल्दी आपका डिसीजन है, पहले बेसिक्स कीजिए मजे से, कोई हड़बड़ी नहीं है, 1 वीक का क्लास कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, जैसे हम दे रहे हैं आपको ये पूरा कंसेप्ट। ठीक है भैया। नेक्स्ट वॉल्यूम 2 रहेगा आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस मैट। दिस विल बी योर प्रैक्टिस मैट, जिसमें मैंने लास्ट 4 टर्म्स के पेपर दिसंबर 19 से जून 18, भैया इस टर्म का नहीं डाला आपने, वो अभी तक आया नहीं है और वो पूरा एमसीक्यू पैटर्न है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। मॉक टेस्ट पेपर्स दिसंबर 20 से जून 19 तक, और हर एक टर्म में 2 मॉक टेस्ट आता है, तो दिसंबर 20 का 2, जून 20 का 2 और दिसंबर 19 का 2, जून 19 का 2, यानी 8 मॉक टेस्ट पेपर्स है। 4 पेपर्स यहां है। बिट क्वेश्चन जो अलग से आपको इंस्टीट्यूट देता है वो भी है, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सारे। तो ये पूरा आपका मटेरियल तैयार है, जिसमें आपको एवरीथिंग मिलेगा, मोटे मोटे किताब जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल आप देखोगे ना, ये आपका 233 पेजेस का किताब है, और मेन बुक अगेन आपका 200 से ऊपर 250 पन्ने का किताब है। तो ये 2 मोटे मोटे किताब आपको मिलेंगे जिसको आपको रगड़ना है। भैया और भी कुछ मिलेगा क्या? और भी कुछ मिलेगा क्या? यस, यू विल गेट अ समरी मॉड्यूल, जिसमें हम पूरा का पूरा कॉस्ट को आपके लिए समराइज करके रखेंगे चैप्टर दफा चैप्टर। वो बुक भी प्रोसेस में है और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर रेडी है, प्रिंट में गए हुए हैं, वो भी आपको साथ में मिलेंगे। तो ये 3 चीज यू विल गेट फॉर दिसंबर 21। डोंट वरी, ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेश मटेरियल्स रहेंगे। वेरी गुड अमन। अब बात है कि भैया हमारे लिए क्या पैटर्न होने वाला है। तो अब आप समझ गए हो आपको कॉस्टिंग किसके लिए करनी है और आपको कहां करनी है। तो लेट अस स्टडी दी पेपर पैटर्न। आइए, ये रहा आपका पेपर पैटर्न। सबसे पहला डाउट, भैया हमारे टर्म में भी क्या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी क्या थ्योरी और सब चीज एमसीक्यू टाइप में आएंगे, यानी एग्जाम ऑनलाइन बेसिस पे होगा कि रिटन बेसिस पे होगा 3 घंटे का जो पहले हुआ करता था। 99% चांस है कि आपका यही पैटर्न फॉलो होगा एमसीक्यू वाला, बट ये चीज का क्लैरिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल आपका इंस्टीट्यूट देने वाला है। तो डोंट वरी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये फ्रेश रिकॉर्डिंग क्यों काम की है, क्योंकि अगर एमसीक्यू टाइप होता है तो आपको पूरा एमसीक्यू टाइप में पढ़ाया जाएगा, और अगर थ्योरी टाइप होता है तो पूरा, मतलब रिटन टाइप होता है तो पूरा रिटन टाइप पढ़ाया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको भी ज्ञान लेना है। ठीक है, अब सुनिए पेपर पैटर्न कैसा होता है, ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब अटेम्प्ट करना है, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको 10 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले। भैया बाकी सब भी एमसीक्यू ही तो है, हाँ, बट नाम एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी अल्टीमेटली 4 ऑप्शन वाले रहेंगे। तो अब इजी हो गया है,
पहले फिलिंग द ब्लैंक सोचने में ना लोगों का माथा कुचल जाता था कि यार हमको कौन सा वर्ड लिखना है, हमको क्या मालूम। बट अब 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई एक लिखना है, तो वो भी आपका बहुत सिंपल हो जाएगा 5 नंबर। सेम गोज फॉर मैच दी फॉलोइंग। आपको मैच दी फॉलोइंग का चार्ट दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है पहला वाला किससे रिलेटेड है, दूसरा वाला किससे रिलेटेड है। तो ये हो गया 5 नंबर। और लास्ट ट्रू फॉल्स, या ट्रू या फॉल्स, 2 ऑप्शन रहेंगे आपका 5 नंबर, यानी 25 नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप बोला मैंने, भैया ये कवर किससे होता है, इसमें रहेगा मेजरली थ्योरी बट प्रैक्टिकल भी होगा। मतलब अगर मेरे से पूछो तो एमसीक्यू टाइप में आपका 5 नंबर प्रैक्टिकल होगा, बाकी 20 नंबर पूरा का पूरा थ्योरी होगा यहां, यानी ज्यादातर थ्योरी पूछा जाएगा, 5 नंबर तक आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। तो ये हुआ कंपलसरी क्वेश्चन। पहले बोलिए डन है 25 नंबर के बारे में। भैया पेपर कितने का अटेम्प्ट करना है, 100 का, 25 नंबर तो यहां कंपलसरी हो गया, यानी 75 मार्क्स और अटेम्प्ट करना है। बताता हूं वो 75 मार्क्स कैसे ग्रुप वाइज सेग्रीगेटेड है। अब ये हो गया अपना खत्म बात ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टाइप के लिए। ध्यान से सुनना, ये जो प्रैक्टिकल टाइप का टॉपिक है ये ऑप्शनल है। भैया ऑप्शनल है मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, यानी एक ऑप्शन। भैया अविनाश सर ने बोला था 2 ऑप्शन है अकाउंट्स में। यस, अल्टीमेटली देयर इज 2 ऑप्शन। मैं बता रहा हूं कैसे, ध्यान से सुनना। ईच क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से पहला वाला 7 मार्क्स, दूसरा वाला 8, या वाइस वर्सा 8 और 7 में जनरली तोड़ा हुआ रहेगा। जनरली यानी 90 अगेन % चांस है इसी पैटर्न में आएगा। एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 15 मार्क्स। तो भैया 1 मिनट थोड़ा सा इसको इलेबोरेट वे में बताइए ना क्या हुआ यहां। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी, 4 का ए बी, 5 का ए बी और 6 का ए बी, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये 4 में ईच 15 नंबर का है, आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 4, यानी 15 इंटू 4 कितना हो गया बताइए मुन्ना लोग, 60 नंबर। 60 नंबर हो गया यहां। स्टडी प्लान का आपको टेंशन नहीं लेना, मेरे को टेंशन लेना है कि मेरे को कब कैसे क्या पढ़ाना है। इसीलिए हम शुरू में आपको दोनों तरीके से बताएंगे, फिर जैसा इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई कर देगा एंड दे विल क्लैरिफाई वेरी सून, तो आपको उस हिसाब से कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है भैया। यहां पे 5 में से 4 करेक्ट। अब सुनना, कोई भी एक क्वेश्चन में इनमें से 2, 3, 4, 5, 6 में कोई भी एक क्वेश्चन में आपका और रहेगा वैसे ही 3 का ए या बी, या वही 4 में या वही 5 में, कोई एक में एक ऑप्शन और रहेगा। मतलब आप आउट ऑफ 6 4 नहीं, आउट ऑफ 5 4 कर सकते हैं, और वो आउट ऑफ 5 जो आप 4 चूज किए उसमें से कोई एक में हो सकता है 2 में से एक करना हो। जैसे बचपन में 12 11 में आता था, मतलब एकदम सिंपल हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन हो, 2 का ए बी और वैसे ही 2 का ए बी। अब वो 2 में से कोई एक करना है और बाकी ये करना है, तो वो आपको एक और एडिशनल ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा कोई भी एक में, कोई भी एक में, तो वो तो आपको पता चल जाएगा। भैया यहां पूरा प्रैक्टिकल रहेगा कि कुछ थ्योरी भी रहेगा, एक क्वेश्चन थ्योरी रहेगा, एक क्वेश्चन थ्योरी रहेगा, 1 क्वेश्चन विल बी थ्योरी। भैया थ्योरी हम कैसे एमसीक्यू करेंगे? यहां तो आप बोल दिए कि एमसीक्यू का आंसर रहेगा ए बी सी डी, प्रैक्टिकल में सॉल्व करेंगे, जो ऑप्शन आया वो टिक कर देंगे। थ्योरी में हम कैसे करेंगे? एग्जैक्टली थ्योरी विल बी टाइपिंग। हे भगवान भैया हमारा टाइपिंग बहुत ही खराब है। एब्सोल्युटली सही भैया, खराब कैसे? आप लोग तो कट 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 कर देते हैं। आप लोग लिखते हो आप लोग लिखते हो के,
आप लोग लिखते हो बी, आप लोग लिखते हो द, आप लोग का ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है ना, वो अगर वहां लग गया ना तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। प्रॉपर इंग्लिश में टाइपिंग करना होगा विथ करेक्ट स्पेलिंग, या स्पेलिंग तो ऑटो चेक हो जाता है, ये नहीं होगा वहां, वहां आपका वो ऑटो चेक वाला नियम नहीं लगेगा, आपको एकदम करेक्ट स्पेलिंग के साथ करना होगा। तो वो थ्योरी इसीलिए कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता है, वो ऑप्शन में छोड़ देता है, क्योंकि टाइपिंग है और थ्योरी है। तो एक तरफ तो थ्योरी पसंद भी नहीं होता है और दूसरी तरफ टाइपिंग कौन करेगा। तो उस वजह से सारे क्वेश्चंस जनरली लोग प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं, यानी 4 तो पक्का फुल क्या रहेगा, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, फुल प्रैक्टिकल। और कोई एक और वाला या कोई और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थ्योरी भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपको कितना करना है, 4 तो प्रैक्टिकल रहेगा, और वो एमसीक्यू में आंसर्स रहेंगे, मतलब सॉल्व करना है, अल्टीमेटली टिक करना है। ठीक है, ये हुआ आपका अभी तक का बात। यानी कितने क्वेश्चंस हो गए, मार्क्स हो गए 25 और यहां हो गए 60, यानी टोटल कितना हो गया 85। 15 नंबर अभी भी बचा, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, अगेन कंपल्सरी फुल थ्योरी। यानी आप बच गए ना ऊपर टाइप करने से, वो बोला बचेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको थ्योरी टाइप करना ही पड़ेगा, यानी ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स, जिसमें से 4 क्वेश्चन रहेंगे आपको 3 अटेम्प्ट करना, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के थ्योरी रहेंगे, आपको कोई 3 के ऊपर शॉर्ट नोट या डिफरेंस कुछ भी तरीके से लिखना है। तो 3 शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 में, यानी यहां एक और ऑप्शन है 5 नंबर का, विच इज टोटल टाइपिंग, और ये कंपल्सरी है। सबसे बड़ा बात हो, सबसे बड़ा बात, ये टोटल कंपल्सरी। तो ये वाला बात ध्यान रखिएगा आप, ये है कॉस्टिंग का पैटर्न जो जनवरी में हुआ था एग्जाम उसका, यानी एमसीक्यू टाइप, फुल ऑनलाइन टेस्ट। अगर ऑफलाइन होता है तो पैटर्न सेम है मुन्ना, बट ऑब्वियसली आप तब यहां पे थ्योरी अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, या आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कर लोगे, क्योंकि अगर वही चीज आपका किस में आता है, रिटन पेपर फुल, तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 से 7 में आपको एनी 5 करना होगा, एनी 5, बात खत्म। 2 3 4 5 6 7, यानी ये 6 क्वेश्चन में आपको कोई भी 5 × 15 75 करने से काम खत्म, और उसमें भी कोई एक ऑप्शन और रहता है। तो प्रैक्टिकल जनरली लोग करके निकल जाते हैं, और यहां 25 नंबर का थ्योरी, अगर वही रिटन टेस्ट होता है तो। अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है तो ये पैटर्न, और ज्यादातर चांस ऑनलाइन टेस्ट का है। क्या सबको इतना सा पॉइंट क्लियर है? एवरीबॉडी बोलिए, कॉस्टिंग क्यों करते हैं, किस सेक्टर में काम आता है, और आपका पेपर पैटर्न, क्या क्या बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी हमारे एंड से, सब कुछ एकदम 100% क्लियर है। बोलिए बोलिए बोलिए। थम्स अप प्लीज एवरीवन, समझ में आया तो थम्स अप। ग्रेट, मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है। वेरी वेरी गुड समीर, यस भैया। उज्जवल, यस भैया। आदर्श हाँ, रोशन हाँ, पवन हाँ, ग्रेट। विनायक यस सर, ओके, ऑसम। अब मैं आपको आप ही की दुनिया में लेके चलता हूं, विच इज
एक इंडस्ट्री यानी एक फैक्ट्री जहां पे काम काज चल रहा है, देखिए उसको पूरा, पॉइंट्स याद रखिएगा, सोचिएगा। मैं जब पूछूं कि हाँ वहां ये हो रहा था, वहां ये हो रहा था, ऐसे काम हो रहा था, और उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे कि अल्टीमेटली क्या आपने इधर से सीखा, और उसको अपने इलैबोरेट करेंगे अपनी कॉस्टिंग क्लास में। ठीक है, चलिए आपके आगे प्रस्तुत करता हूं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए। Let me get you into some videos. नहीं, इस पे नहीं है। आई थिंक दिस इज ऑन माई लैपटॉप इटसेल्फ। मैं लैपटॉप से आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा जरूर से। मैं आपके लिए ला रहा हूं 1 सेकेंड में। यस, आई एम रेडी विद द वीडियो। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। These women are not only sewing garments, they are also stitching together dreams and aspirations to become self-sufficient. काम चल रहा है, देखो Their फैक्ट्री में। opportunity was created by Aditya Birla Fashion and This is Retail Aditya Birla Limited, Fashion and or Retail. ABFRL, ये उनकी as ऑफिस part है। of the company's Re-Earth program, which includes a corporate-wide commitment to earn LEED certification for each of its garment manufacturing facilities. देखो One कैसे of काम हो रहा है them ऑफिस is में। LEED Gold Fashion Craft Factory, located near Bangalore in Anekal. परफेक्ट भैया, परफेक्ट। No business can sustain if it is not resource friendly. Through this LEED certification, we find it's not only helping to score better, but it's giving a lot of scope to be more ये लोग आ रहे हैं efficient, वर्कर्स, including ऑफिस environment, रूम, ऑफिस wastage, में काम, productivity, people health, एक्सरसाइज भी wellness, कराता है, well-being. योगा भी कराता है लोग। At the Fashion Craft Factory, 1,300 employees, 90% of them women, occupy a space of more Ironing, than 1,30,000 square packaging, feet. They produce about 11,000 shirts tagging, each day. Optimization of natural daylight, the use of LED lighting, branding, efficient HVAC ऑफिस रूम systems, जहाँ कॉन्फ्रेंस, green मीटिंग्स, biomass briquettes, and solar panels Solar have panel. contributed to a 30% reduction in energy consumption.
we are using digital platform EMS system बोलेंगे ये आपको, to सुनिएगा, measure यही सब and तो बनना है monitor अल्टीमेटली। our energy consumption, our water consumption, and जो the आप steam कॉस्ट consumption रिडक्शन के and the बारे में fuel बात कर consumption. रहे थे, Water is conserved using low-flow plumbing fixtures, हाइजीन, a rainwater वर्क harvesting इन्वायरमेंट system, कैसा होना a चाहिए, sewage treatment plant, and a reverse osmosis plant. Our per capita water consumption has come down by 50%, which used to be 40 Better liters environment. per liter, is around 20 liters per liter now. I think it's a major achievement by our team. Waste is also closely monitored and कैसे managed. फैब्रिक की वेस्ट On-site composting इकट्ठा की जाती converts है। organic matter into fertilizer. We mapped all waste generations across operations, and we found that इज द फैक्ट्री मैनेजर, non-hazardous waste is contributing to the max. So more than 90% of the waste we have diverted from landfill. I would say the LEED certification has helped us in bringing in processes which are ये पहले भी आ environmentally चुके हैं। sustainable, and also being socially responsible for the community we are operating in. We have impacted the people around us and the people operating in our plants. रिसेंट वीडियो है, कोरोना काल We चल रहा है started इनका the अभी भी। journey in 2012 and 13, and clearly it was that how each business and each brand ये will देखिए, measure the branding आ रही है, sustainability tagging आ रही score, है। and this has Ultimately been very well final packing deployed हो रहा है not in इसका एक our बार। facility or brand, इनिशियल वाला but across our supply chain. ABFRL is कैसे not देखिए only stitching ensuring the packages health and का well-being बन of रहा its है। employees and its corporate ऑफिस में brand, डिसीजन लिया जा but रहा है it जो is कि यार also क्या leaving करना a चाहिए, कैसे positive आगे legacy बढ़ना for चाहिए, Indian बताइए, कुछ society decision and दीजिए। the planet Earth. क्लियर हो रहा है सब? To learn more, visit Perfect. gbci.com. कैसा लगा वीडियो बताइए सब कोई, कुछ सीखने को मिला? जो बातें इतने देर किए उसके बारे में और जो आगे करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको क्लियर होगा कुछ। वेलकम बैक एवरीवन। ये था एक छोटा सा स्नैप एलन सोली को लेके ही, द ब्रांड विच एवरीबडी नोज राइट नाउ, और ये अपना इंडियन ब्रांड है जो अभी तक शायद आपको फॉरेन ब्रांड लग रहा होता, बट दिस इज द थिंग। कहिए एवरीवन, क्लियर है यहां तक? प्लीज रिप्लाई। हाउ वाज इट भैया? बहुत मजा आया। यस, मैं आपकी चैटें पढ़ रहा हूं। होम बेस्ड कि सेंटर बेस्ड कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? अभी आपको क्यों माथा लगाना है? आपका दिसंबर में एग्जाम है, तब सोचेंगे। डोंट थिंक इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अपने इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ग्रेट। जैसा कि मैं देख सकता हूं सबको कुछ ना कुछ बातें समझ में आई यहां पे, और सब कोई अपना अपना बात रख पा रहे हो। इंद्र भैया एक बार चैट बॉक्स लाएंगे मेरे पास? यहां पे चैट बॉक्स रिफ्रेश नहीं हो रहा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समीर यस, उज्जवल यस, रोशन यस, विनायक यस, अमन यस। यस रोशन, आओ। ग्रेट। अब सुनो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है भैया? कॉस्टिंग क्यों करते समझ में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट?
भैया कॉस्ट मतलब अगर एक नॉर्मल भाषा में हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं या जब भी चलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, खर्चा। ऑब्वियसली वी कॉल इट एज खर्चा। मैं इसको एक्सपेंस नहीं बोला, मैंने इसको सिर्फ क्या वर्ड दिया हिंदी में, खर्चा। तो भैया ये खर्चा क्या होता है भैया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस खर्चा? सुनिएगा, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स। मतलब कॉस्ट के कई टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन वेरियस बातें। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, पढ़ा है बचपन में थोड़ा बहुत बात। अब यह पढ़ा हुआ है ये वाला बात भैया, ये भी पढ़ा हुआ है। कॉस्ट में मटेरियल आता है, लेबर आता है, और भी कुछ आते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं भैया। कॉस्ट नॉर्मल होता है, अब नॉर्मल होता है भैया। कॉस्ट कंट्रोलेबल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। यस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन वेरियस बेसिस। आज मैं आपको एक पर्टिकुलर बेसिस की ओर लेके चल रहा हूं विच इज कॉल्ड, भैया कुछ लिखना है क्या? कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनो। मैंने आपको बोला ना, सिर्फ सुनो। सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि बेस्ड ऑन एलिमेंट्स कॉस्ट के कितने टाइप होते हैं। बेस्ड ऑन एलिमेंट्स कॉस्ट के कितने टाइप से। एलिमेंट्स मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एलिमेंट्स हैं या एक सर्विस सेक्टर में जो एलिमेंट्स होने वाले हैं, एलिमेंट मतलब किस तरीके के होने वाले हैं, वो कितने ठो है। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। पहला मटीरियल, दूसरा लेबर। आई एम नॉट गेटिंग इन टू द एग्जैक्ट डेफिनेशन राइट नाउ, बट मैं आपको बताऊंगा इसका हिंदी मीनिंग। मटेरियल मतलब वही कपड़े, जैसे कि जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ मेरे पकड़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिनसे अल्टीमेटली चीजें बनेंगी। मतलब वो विजिबल है, टेंजेबल प्रॉपर्टीज जो हो गए आपके। लेबर ऑन द अदर हैंड हो गया ह्यूमन पावर, जो एक इंसान कर रहा है, जिससे काम कंटिन्यू होता है, काम उस पर काम किया जाता है, यानी ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्सेस को लेबर बोलते हैं। अब जो मटेरियल और लेबर में नहीं आया, उस सब को एक लास्ट में पटक दिया एक वर्ड से, जो आप मेरे को लिख के देंगे। यानी देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 एलिमेंट, मटेरियल मतलब एकदम सिंपल हिंदी में मैं बात करता हूं, मेरे पास वो बुकिश डेफिनेशन अभी है नहीं ना, मैं आपको दूंगा। मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूं, मतलब जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल वे में जो अपने पास मटेरियल पड़ा है। दूसरा आपने कहा मैन पावर, या आजकल मैन पावर में ज्यादा वुमेन भी आ गई, तो मैं बोलता हूं ह्यूमन रिसोर्सेस। अब लास्ट जो है, जो खर्चे मटेरियल में मैं नहीं बोल सकता, जो खर्चे लेबर में नहीं बोल सकता, उनको एक तीसरा नाम दे दिया गया। सब मुझे बताएंगे वो तीसरा नाम क्या है। रिप्लाई एवरीवन, वो तीसरा नाम क्या है? आपको क्या लगता है? विनायक का आंसर आया ओवरहेड्स। भाविका का आंसर आया ओवरहेड्स। पढ़ा हुआ भैया हमारा, चिंता मत कीजिए। ओवरहेड्स, विनायक ओवरहेड्स, भाविका ओवरहेड्स। और एनीबडी एल्स? यही तो मजा है क्लास का, इंटरैक्शन, जो लाइव में हो पाएगा, वीडियो में नहीं हो पाता। एंड वी डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। वी आर कंडक्टिंग सीए लाइव, सीएमए लाइव, सब कुछ लाइव ले रहे हैं हम, ताकि आप लोग को फ्रेश रिकॉर्डिंग और इंटरेक्शन के साथ पढ़ा सके। उज्जवल ओवरहेड, अमन ओवरहेड, 4 जन का आंसर आया। और समीर ओवरहेड। मैं बोलूं, आप सब के सब रोशन ओवरहेड्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां अब आपका दिमाग का चाबी खुलेगा, लॉक खुलेगा, चाबी मैं दूंगा। दिस इज नॉट ओवरहेड्स। भैया पढ़े हैं ओवरहेड्स? नहीं होता। यही एक मिस्टेक है जो जनरली लोग करते हैं, और यही मिस्टेक को मेरे को रोकवाना है पहले क्लास से। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस।
जो चीज मटेरियल में नहीं आएगा, लेबर में नहीं आएगा, उसको क्या नाम दिया गया? एक्सपेंसेस। भैया एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मेरे को एक इंडस्ट्री में जाना होगा। लेट अस गो इनटू शर्ट इंडस्ट्री ओनली, जो अभी देखा, ताकि मैं आपसे इन्फरेंस ले सकूं। क्या आपने मटेरियल में कुछ ये देखा था? कपड़ा था, फैब्रिक। क्या आपने बटन्स देखा था? बटन्स। क्या आपने कुछ ऑयल भी देखा था? ऑयल। क्या आपने कुछ निडल्स देखा था? निडल्स, जिससे काम हो रहे थे, देखा था? हाँ। क्या आपने कुछ मशीनरीज देखी थी? मशीनरीज। बट मशीनरीज भैया फिक्स्ड एसेट्स होते, तो आप उसको ना मटेरियल में मत डालिए। आपने बोला छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो मशीन को भी देख सकते हैं, बट वो आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है। दे आर नॉट कॉस्ट। उनका डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट। क्या डेप्रिसिएशन को छू सकते हो, देख सकते हो ना? तो वो कहां चला जाएगा? वो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अच्छा, और एग्जांपल दीजिए भैया। आपने बहुत चीज देखा था, वहां पैकेजिंग हो रहा था, तो कपड़ा भी था, वो मतलब प्लास्टिक भी था, प्लास्टिक्स, सम प्लास्टिक्स भी रहेंगे, और काफी चीज थे, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, जिससे मशीन को तेज किया जाता है। आप घर पे भी जब मम्मी स्विंग मशीन डालती है ना, थोड़ा थोड़ा देर में तेल डालती हैं, काफी दिन बाद उसको साफ करती हैं। क्यों पता है? ताकि वो जल्दी 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 चल सके। बचपन में मेरा तो देखा हुआ है, घर पे मम्मी लोग बहुत स्ट्रगल करती थी निडल डालने के लिए, फिर उसमें धागा डालना, प्रॉपरली डाल के उसको बंद करना उसमें, और फिर जोर जोर से ऐसे चलाना। तो वो चीज के लिए, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दे रिक्वायर ऑयल, जिससे वो स्मूथ फंक्शनिंग हो। अब तो मशीन्स में लगता है वो सब चीज। तो देयर आर वेरियस मटीरियल्स। प्लास्टिक्स हो सकता है, ऐसी पड़ा है। तो वी गॉट इनटू शर्ट में इतना सारा चीज, ठीक है। लेबर में अपने क्या देखे? देयर वेयर वेरियस टाइप ऑफ लेबर्स, जो कुछ काम कर रहे थे फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कोई काम कर रहे थे, देखे थे आपने? फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अच्छा, कुछ पेन वेन भी था लोगों के पास, मैंने देखा था पॉकेट में। वो लोगों के पास एक बुकलेट था, बुक्स था, जिसमें वो लोग लिख रहे थे आगे क्या करना है, ठीक है भैया। फैक्ट्री में कई लेबरर्स लोग क्या कर रहे थे? शर्ट का स्टिचिंग कर रहे थे, स्टिचिंग का काम कर रहे थे फैक्ट्री में, ऑफ शर्ट। फैक्ट्री में स्टिचिंग का काम कर रहे थे कुछ लेबरर ना भैया, हमने देखा था फैक्ट्री के बाहर खड़े थे, और वो सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी कर रहे थे। चौकीदारी मतलब भैया क्या बोलते हैं अपने? सुपरवाइज कर रहे थे, या तो बोलो फैक्ट्री सुपरवाइज कर रहे थे अंदर से, और कुछ बाहर से कर रहे थे, जिनको क्या बोलते हैं अपने लोग? वॉचमैन। कुछ सुपरवाइज अंदर करते हैं, अरे ऐसे करो, ये ठीक से रखो, यहां रखो, ये सब जो बोलने वाले होते हैं, और कुछ बाहर से कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा कुछ लेबरर्स और भी थे जो ऑफिसेज में घूम रहे थे। देखा था आपने? ऑफिस में लोग बैठे थे, वो लोग डिसीजन बता रहे थे, ऐसे करो। ऑफिस में लोग थे स्किल्ड लेबरर्स, जिसको अपने थोड़ा स्किल्ड लेबरर्स बोलते हैं, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग, जहां आप बैठेंगे। हाँ भैया, वो भी ह्यूमन रिसोर्स है। फिर अपने वो CFO CEO को देखे थे, मैनेजर्स लोग को देखे थे, CEO CFO ये लोग को देखे थे, मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट देखे थे, फैक्ट्री मैनेजर देखे थे, ठीक है भैया। ये आया लेबर्स में। अब बात करते हैं भैया ओ एक्सपेंसेस में। आपने पहला बोला डेप्रिसिएशन, और बताइए भैया, और बताइए। दूसरा हो गया अपना रेंट लग रहा होगा जगह का भैया। रेंट के साथ और भी कुछ लगता होगा, हाँ, इंश्योरेंस कराते होंगे जगह का, ना देख सकते ना छू सकते। टैक्सेस पे कर रहे होंगे भैया। कौन सा टैक्सेस भैया? इनडायरेक्ट, या बोल लो आप इसको इनडायरेक्ट नहीं, आप रेंट एंड जो भी इंश्योरेंस जो देते हो उसके साथ कुछ भी आपको पेनल्टी, फीस देना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा होगा, छू सकते हो क्या इलेक्ट्रिसिटी को? छुओगे तो करंट लग जाएगा, बोलते हैं ना करंट लग जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखता है आपको, वो वायरिंग्स दिखती हैं, वो मटेरियल है, बट उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है वो थोड़ी दिखता है। अगर दिखता है तो आप मतलब लाइट से तेज है, इलेक्ट्रिसिटी होता होगा। यानी वेरियस एग्जाम्पल है, यानी जो खर्चे इधर नहीं है, सब इधर पटक देंगे। तो बोलो आपको, अच्छा एक वो एलन सोली का टैगिंग कर रहा था, तो टैग तो ठीक है, बट वो टैगिंग जो उसको वो ट्रेडमार्क मिला होगा, ट्रेडमार्क जिसको आप बोलते हो ना, लोगो, उसका जो लोगो है
दिख रहा है बट उसका कोई पेमेंट किया होगा, वो क्यों कर रहा है भैया? ऐसी नाम का यार रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, टैगिंग करवाए। उस जैसे तिवाड़ी का समोसा, तो वो तिवाड़ी का समोसा बोल के 10 रुपया में 20 रुपया में बेच रहा है, और वही लोकल समोसा 5 रुपया में बिक रहा है। सैमसंग का फोन, आईफोन का फोन, जैसे मेरा फोन का नाम मैंने रखा NM फोन, मेरा भी एक फोन आने वाला है, लॉन्च हो रहा है NM फोन। NM फोन में सारे फीचर्स वही हैं जो एक एप्पल के 11 मॉडल में है, एकदम वही, पीछे 3 ठो बड़ा बड़ा कैमरा, एकदम प्रॉपर वही स्क्रीनिंग, वही सब फीचर्स। बट एप्पल का दाम 11 का सपोज अभी 60,000 है सपोज, बट मैं अपना दाम 30,000 भी नहीं रख पा रहा हूं, जबकि सब कुछ सेम है, क्योंकि यहां आता है ब्रांड वैल्यू। मैंने कहा यार मेरे को आपके जैसा ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो वो क्या बोला, क्या नाम है तुम्हारे फोन का? बोला NM फोन। बोला क्या NM फेनम नहीं चलेगा, रखो इसका नाम एप्पल, तो बिकेगा ये। तो बोला दे दीजिए आप अपना नाम रखने को। बोला ऐसे कैसे दूं? तुम जितना माल बेचेगा उसका मेरे को कमीशन दे देना, और एक फिक्स रॉयल्टी शुरू में भी दे देना, और फिर कमीशन भी देते रहना। यानी देयर कैन बी कि मैं उससे पहले से उसको ट्रेडमार्क कराने के लिए या उसकी वो वैल्यू यूज करने के लिए उसको पेमेंट करूं, या पर यूनिट बेसिस भी पेमेंट करूं, कैसे भी पेमेंट करूं, बट मैं उसको पेमेंट करूं। तो उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम देना। मैं अपना रॉयल्टी पे कर रहा हूं ताकि मैं भी वो 30 की जगह 60 में माल बेच सकूं, और उसका मैं उसको पैसा दूंगा कुछ। तो वो सब चीज भी देख नहीं सकते, दैट कम्स हियर, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, कॉपीराइट। यस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस मैंने लिख दिया है, बोलिए बोलिए बोलिए, पावर एंड फ्यूल सब आता है यहां। क्या डन है? चलिए, हाँ भैया एकदम क्लियर, एकदम 100% क्लियर हो रहा है हमको आपका बात। तो अब अगर आपको ये 3-4 एलिमेंट्स हमारे शर्ट फैक्ट्री से समझ में आए, तो मैं फर्दर बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये फर्दर भैया, ये ओवरहेड्स तो हमने पढ़ा है, आप काट तो रहे हो, हमको कहीं लग रहा है ये ओवरहेड्स आएगा। यस, आई एम टेलिंग यू ये ओवरहेड्स क्या होता है, बट पहले बोलो 3 एलिमेंट समझ में आए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक जगह टिक के 1 घंटे से ऊपर की क्लास कर ली है, वेरी गुड। 1 घंटा से ऊपर हो चुका है और आपने मजे से ये क्लास की है। अब आगे बढ़ो, है 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 15 मिनट से ऊपर हो चुका है। चलिए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको फर्दर बताता हूं, ध्यान से सुनना, जो आपने अभी तक पढ़ा उसमें, कि ये इंडिविजुअली अगेन 2 टाइप के होते हैं, यानी मटेरियल 2 टाइप, लेबर 2 टाइप, एक्सपेंसेस 2 टाइप। भैया क्या क्या टाइप? वेरी सिंपल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या क्या बोला? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यानी 3 एलिमेंट्स can be further divided into more 2 parts each: direct material, indirect material, direct labor, indirect labor, direct expenses, indirect expenses। भैया समझाइए तो। अब ये होता क्या है? अगेन नाम में सब कुछ रखा है। डायरेक्ट का मतलब होता है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या बोला? विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी आप उसको बोल सकते हो ये शर्ट के पीछे का खर्चा ये है, और ये डायरेक्ट है, मतलब एक शर्ट के पीछे आप ये बता सकते हो कि इसका कितना खर्चा लगा। यानी डायरेक्टली प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है, यानी आप बता सकते हो कि यार ये जो शर्ट्स बन रहे हैं ना, इनके पीछे का क्या खर्चा है। मैंने वेरिएबल फिक्स नहीं बोला, वो मैं कल नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और फिर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बोला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो शर्ट के कॉस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली मतलब एकदम पता है कि इसके लिए ये लग रहा है। जब शर्ट घर आता है तो पता लगता है ना क्या बना है, इसमें क्या लगा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन पे जो लगा। और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब भैया जो डायरेक्टली उसमें यूज नहीं आया, बट हाँ लगा,
उसको बनाने के लिए लगा, बट इनडायरेक्टली, मतलब नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू प्रोडक्शन। तो जो डायरेक्ट का डेफिनेशन है उसका अपोजिट इनडायरेक्ट का डेफिनेशन है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, फटाफट बताइए, ऊपर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है उसमें आप डायरेक्ट में क्या क्या डाल दोगे? फैब्रिक कहां जाएगा बताओ? फैब्रिक, एकदम सिंपल सोच के बताओ, फैब्रिक कहां जाएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सोच के बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सोच के बताओ भैया। अब आप बस डेफिनेशन समझाइए, नाम का मतलब समझाइए, हम लोग बताते क्या चीज कहां जाना चाहिए। डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तुरंत जो काम शुरू में होता है, जो सबसे पहले होता है, जिसके कारण वो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बन रहा है, जो वो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली लग रहा है, यानी ये तो चाहिए ही, और ये काम प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप बात कर रहे हो, इनमें फैब्रिक किस में जाएगा? और सबका आंसर आया भैया फैब्रिक को डाल दो डायरेक्ट में। वेरी वेरी गुड। फैब्रिक कपड़ा तो चाहिए, कितने मीटर का? 2 मीटर 3 मीटर कपड़ा लगेगा आपको एक शर्ट बनाने में, अविनाश के लिए 5 मीटर बट एक नॉर्मल फैब्रिक तो चाहिए, ठीक है। वैसे भैया बटन्स भी डायरेक्ट है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, बटन्स चाहिए उस शर्ट में। बट भैया ये जो आप ऑयल निडल का बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है भैया, है ना? उसी से तो बन रहा है। अरे वो थोड़ी उसमें अप्लाई होके बन के निकल रहा है, निडल है क्या आपके शर्ट में? चुभेगा ना बाद में। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट से बनने में एकदम इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, और जो उसमें अप्लाई होके निकल रहे हैं वो हो गए डायरेक्ट मटेरियल। विचार एकदम सिंपल, इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब आप वो प्रोडक्ट वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इतना इतना के लिए, ये शर्ट के पीछे ये आइडेंटिफिकेशन है। आप ये नहीं बता सकते कि ये शर्ट के लिए कितना नीडल लगेगा। हो सकता है एक नीडल 50 शर्ट बनाने में काम आए, 10 शर्ट बनाने में काम आए, 2 शर्ट बनाने के काम आए। यानी यू कैन नॉट डायरेक्टली एलोकेट the cost of needle, the cost of oil, lubricants directly to what? A particular shirt या production। तो वो किधर चला जाएगा? इनडायरेक्ट में। क्या क्या भैया? वही नीडल्स भैया, क्या ऑयल, ये सब किस में आ जाएगा बताइए? एक इनडायरेक्ट मटेरियल। सोच के देखो समझ में आया क्या भैया? हाँ, इनडायरेक्ट का मतलब अब क्लियर है, डायरेक्ट का भी मतलब अब क्लियर है। डायरेक्ट मतलब जो एलोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये एक शर्ट के पीछे कितना लगा होगा, या ये शर्ट के पीछे कितने कितने खर्चे हैं। पता है 3 मीटर का कपड़ा लगेगा, पता है हमको कि 10 ठो बटन या 5 ठो बटन लगेगा, बट हमको ये नहीं पता कितना सुई लगेगा एक शर्ट बनाने में, कितना ऑयल लगेगा एक शर्ट बनाने में। वो तो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट मटेरियल है। बोलिए यहां तक सबको क्लियर है? मटेरियल के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू रिप्लाई। एक्चुअली वो थोड़ा लैग इसलिए होता है क्योंकि आप तक मेरी बातें लेट पहुंचती है, मैं पहले बोल देता हूं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, वो थोड़ा टाइम लैग रहता है ये सब सेशंस में। अराउंड 15 सेकेंड्स का आई गेस टाइम लैग रहता है। मैं 15 सेकेंड पहले बोल चुका होता हूँ कोई बात, और वो आप तक पहुँचती है, फिर आप टाइप करते हो, फिर मेरे तक पहुँचता है। जल्दी से बताइए एवरीवन। यस, उज्जवल बोल रहा है यस सर। अब भैया हम लोग थोड़े ज्ञानी हो रहे हैं धीरे धीरे। बचपन में सब बात पढ़ा हुआ है, बट इतना डेप्थ में और इतना लॉजिकली नहीं सोचे थे। ये सब बात सुना हुआ है, अमन, अनवी, समीर, ओके ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो आज शर्ट का एग्जाम्पल लिया, कल और भी एग्जाम्पल्स लाऊंगा।
आओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर के बारे में बात करते हैं। लेबर में भी अगेन शर्ट को बनाने के पीछे वो जो लेडीज लोग बैठी थी, जो शर्ट का काम कर रही थी, स्टिचिंग कर रही थी, वो आदमी लोग जो बैठा था वो लोग है, और एक सुपरवाइजर था जो देख रहा था कि कैसे काम हो रहा है, एक वॉचमैन था जो बाहर खड़ा था। बताइए कौन सा चीज कहां जाना चाहिए? वो स्किल्ड सीएफओ सीईओ थे जो बाहर बैठे थे, जो कंपनी के ऑफिस में बैठ के डिसीजन ले रहे थे। बताइए कौन सा चीज कहां जाना चाहिए? भैया फैक्ट्री में जो वो मेन प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो तो मेन वो लेडीज और वो जेंट्स थे जो उस पर काम कर रहे थे, वो लोग डायरेक्टली रिलेटेड है कि वो शर्ट के वाइज पैसा ले रहे। एक आदमी 10 शर्ट बनाता है दिन में, तो वो डायरेक्टली एलोकेटेबल है, वो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 1 शर्ट बनाया, ये 10 शर्ट बनाया। बट वो सुपरविजन करने वाले का, वॉचमैन का, ऑफिस वाले लोग का कोई योगदान नहीं है डायरेक्टली। तो डायरेक्ट में कौन कौन चला जाएगा बताइए? बताइए ये जो स्टाफ लोग शर्ट का प्रोडक्शन में थे, स्टिचिंग कर रहे थे, जो लोग शर्ट को बना रहे थे और उसको सुई से ठीक कर रहे थे, मशीन चला रहे थे। बोलिए सबको क्लियर हो रहा है? स्टिचिंग ऑफ शर्ट वाले यानी जो लेबरर्स आपका प्रोडक्ट में काम कर रहे थे, 10 शर्ट बनाया, 3 शर्ट बनाया, 1 शर्ट बनाया, उनको जो सैलरी देते हैं वो किस में चला जाएगा? या वेजेस देते हैं डायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट में किसका किसका चला जाएगा? फैक्ट्री सुपरवाइजर, वॉचमैन, स्किल्ड सीईओ, सीएफओ, एवरीवन गेटिंग द पॉइंट। लॉजिक हिट हो रहा है कि आज कौन सा चीज कहां जाता है, क्यों उसको डायरेक्ट में ला रहे हैं, क्यों उसको इनडायरेक्ट में ला रहे हैं। एवरीथिंग इज इन द नेम, जैसे मैंने बोला, सबका नामकरण पे डिपेंड करता है। वेरी वेरी गुड एवरीवन। यस सर, समीर यस। भैया लेबर तक भी ठीक है, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताइए, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए आप पे छोड़ा, उज्जवल यस। चलिए आप पे छोड़ा, फटाफट बताइए। पता है एक्सपेंसेस में डायरेक्ट नेचर के कॉस्ट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें से एक तो आप बताइए, और बाकी सब इनडायरेक्ट होते हैं। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिस्ट बहुत लंबा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट का खर्चा, अमन ना बाबू ना। कॉस्ट अकाउंटेंट एक प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो आपका टोटल में काम कर रहा है कि आपका धंधा को सोच रहा है कैसे करना है, उसका इनडायरेक्ट में आएगा। वो ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर रहा है कि आगे से कैसे प्रोडक्ट पे काम होना चाहिए। डायरेक्ट लेबर वो इन अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो उस प्रोडक्ट पे एक्चुअली फैक्ट्री में बैठ के काम कर रहे हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, आप बता सकते हो कि ये एक शर्ट के पीछे इसको कितना दिया जा रहा है, ये 10 शर्ट के पीछे इनको कितना पेमेंट दिया जा रहा है, ये 100 शर्ट के पीछे इनको कितना पेमेंट दिया जा रहा है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट का शर्ट वाइज ऐसे नहीं बात होता है कि एक शर्ट के लिए 10 शर्ट के लिए आपको इतना पे करेंगे। क्लियर? मेरे को एक्सपेंसेस में बताइए कौन सा एक ऊपर में से कौन सा एक डायरेक्ट था, बाकी सब इनडायरेक्ट। एक दो ठो डायरेक्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट। अमन बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल गलत अमन। कहां से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? डेप्रिशिएट हो रहा है मशीन, कितना भी मशीन में कितना भी शर्ट बन सकता है, वो तो आप कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड कर रहा है। नो, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट।
भैया जितना माल बनेगा वैसे ही तो मशीन वियर एंड टियर होता है, वो तो आप बोलते हो। अब आप रफ गलत यूज लोगे, सही यूज लोगे, कितना कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, उस पे ना यू कैन नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूट कि एक शर्ट के पीछे इस मशीन का इतना डेप्रिसिएशन लगा। नो अमन, नो। डेप्रिसिएशन इज अगेन एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे ही रेंट कितना बन रहा है उससे मतलब नहीं है, रेंट लगेगा, डेप्रिशिएट मशीन होगा, चाहे जितना बने, मशीन चालू है डेप्रिशिएट होना चालू। इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट, कितना लाइट जल रहा है, कितना मशीन पावर कंजम्पशन खा रहा है, हाँ पावर हो सकता है डायरेक्टली रिलेटेड, बट वो तो आपका इधर आ सकता है डायरेक्ट कॉस्ट में। जो मैंने पावर वर्ड बोला वो मशीन चल रहा है पावर, बट अगेन मैं बोल रहा हूं दिस ऑल आर व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि वो लाइटिंग, वो जो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है वो प्रोडक्ट वाइज एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप कि इतना इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है 10 शर्ट बनाने में, 2 शर्ट बनाने में। अल्टीमेटली डिवाइड बाई आप वो करते हो लास्ट में जाके, बट ये खर्चा इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट। ये सब ऊपरा ऊपरी खर्चे हैं। क्या बोला मैंने वर्ड, ऊपरा ऊपरी खर्चे, ओवर दी हेड्स। वाओ, बताइए डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ रॉयल्टी, ट्रेडमार्क्स, ये सब है डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। एक शर्ट के लिए इतना रॉयल्टी, 10 शर्ट के लिए इतना रॉयल्टी, 50 शर्ट के लिए इतना रॉयल्टी, मैं इतना रॉयल्टी पे करूंगा, 100 शर्ट बेचूंगा आपका, 1 शर्ट बेचूंगा आपका, छू नहीं सकते, टेंजेबल नहीं है, लेबर नहीं है, तो क्या है वो एक्सपेंस, और वो भी कौन सा है, डायरेक्ट। क्यों, इट इज एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। वेरी गुड भाविका, वेरी वेरी गुड भाविका। बोलिए एवरीवन, डायरेक्ट में कौन से जनरली आएंगे जो अभी तक मैंने बोला। भैया और क्या आएगा, बहुत कम एग्जांपल है, बहुत कम एग्जांपल है, सब सिखाऊंगा। अभी जो बिजनेस देखे उसमें क्या आया, रॉयल्टी, ट्रेडमार्क, और इनडायरेक्ट में क्या आ गया, डेप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। समझो समझो समझो। हाँ भैया आप क्लियर है, ग्रेट एवरीवन, ग्रेट, आप लोग तो बहुत बुद्धिमान निकले। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को वी कॉल प्राइम कॉस्ट। प्राइम का मतलब मेन कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, जो शुरू में लगेंगे, फैक्ट्री में ही लग जाएंगे सब, ये सब फैक्ट्री नेचर के हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ये वहीं लग जाते हैं, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये सबसे पहले यही लगते हैं प्राइम कॉस्ट। आपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी सीखा होगा बचपन में, सबसे पहले स्टार्ट ही प्राइम कॉस्ट से होता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, direct labor, direct expenses, and that total comes to prime cost। यानी all direct वर्ड को क्या बोल सकते हैं, प्राइम ऑल्सो। डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट से धंधा स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या चालू होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगना, यानी ऊपरा ऊपरी खर्चे। क्या बोला भैया, क्या बोला, ऊपरा ऊपरी खर्चे। तो बोलिए इन इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, ऊपरा ऊपरी खर्चे। अब आप सही जाओगे, एंड आज का क्लास का असली मजा अब आएगा जब आप ये वर्ड खुद से बता पाओगे। ऊपरा ऊपरी खर्चे यानी इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को क्या नाम दूं? क्या नाम दूं बताइए। और अब जाके जो आप शुरू से टाइप करना चाह रहे थे वो फाइनली टाइप होगा। बोलिए एवरीवन, बोलिए। वेरी वेरी गुड। विनायक, डोंट से फैक्ट्री ओवरहेड। देखो, मैंने ऑफिस वाले लोगों का भी सैलरी लिया था, मैंने बुक्स और पेन्स भी लिया हुआ है, ठीक है ना। डोंट से ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड, बस क्या वर्ड बोलो? ओवरहेड्स। वेरी वेरी गुड। अब सबका सही जवाब अनवी, उज्जवल, समीर, विनायक, अमन, रोनिक। वेरी वेरी गुड भैया। इन सबको वी कॉल ऊपरा ऊपरी, ओवर दी हेड, माथे के ऊपर, ऊपरा ऊपरी। हाँ, यही लॉजिक है, ओवरहेड्स। अब समझ में आया? आप लोग इतना देर से ये समझते थे कि एक्सपेंसेस को ही ओवरहेड्स या ओवरहेड्स ही एक्सपेंसेस है। नो नो नो, एक्सपेंसेस इज समथिंग डिफरेंट, जो मैंने आज समझाया। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। सारे direct material, direct labor, direct expenses goes to prime cost, and all indirect part of material, labor and expenses goes to the head overheads. Which is again department wise. overheads तो फैक्ट्री में भी लग सकता है, ऑफिस में भी लग सकता है, सेलिंग में भी लग सकता है, और उस हिसाब से ही आपका एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनता था, जहां आप प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लेते थे भैया? आप फैक्ट्री का ऊपरा ऊपरी खर्चा लीजिए, फिर ऑफिस का ऊपरा ऊपरी खर्चा लीजिए, फिर आप सेल्स का ऊपरा ऊपरी खर्चा लीजिए, और कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आप पहुंच जाते थे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट शीट। यानी जब तक आप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नहीं सीखोगे, मैं कॉस्ट शीट रटवा नहीं पाऊंगा। रटवाना तो दूर का बात है, मेरे से वो होगा ही नहीं, मेरे को सिर्फ समझाया ही जा सकता है, और वो मैं करूंगा। मैंने पहले आज आपको मोटा मोटी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बहुत ही प्रिसाइजली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री यानी कि शर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया। प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अगेन डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, जो मैं नेक्स्ट क्लास और बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। And we will also learn the second type of cost, behavior wise cost, और फिर दोनों को लिंक अप करेंगे। ये था आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हाउ वाज इट एवरीवन? बताइए, मजा आया? कुछ सीखे? हाँ भैया, कुछ जाने, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। ये जो हमारे अंदर एक डिलेमा था, ओवरहेड्स, समझ में ही नहीं आता था आज तक। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऐसा क्यों है, वो भी मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास अपने इसका ओवरहेड्स का डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स और वेरियस एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज। एरोप्लेन का इंडस्ट्री देखेंगे, क्या दिक्कत है, ट्रेन इंडस्ट्री देखेंगे, जहां आप बोलोगे ऑयल इंडस्ट्री देखेंगे, वहां चलेंगे और कोशिश करेंगे अपने अब खुद क्या कॉस्ट कहां जाना चाहिए, कौन सा कॉस्ट कहां जाना चाहिए, ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट, एवरीथिंग डिपार्टमेंट वाइज नाउ, और उसका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पूरा रेडी करेंगे। मैं ज्यादा लंबा क्लास लूंगा नहीं, आपका मेरा क्लास हमेशा 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट तक खत्म हो जाएगा। इट विल नॉट सरपास 2 आवर्स, एंड इफ इट विल सरपास 2.5 आवर्स यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स, then there is a 100% वादा from my side, promise from my side, you will get a lunch treat। यानी लाइव क्लास, ऑब्वियसली लाइव क्लास में जब आप आओगे, अगर आप 2.5 घंटा मेरे से पढ़ लोगे, जैसे कि आज ऑलरेडी 1 घंटा 40 मिनट हो भी गया विदाउट ब्रेक, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको लंच ट्रीट दूंगा, मेरे तरफ से लंच होगा।
बस भैया आप तो हर दिन 2.5 घंटा होना चाहिए। कॉस्टिंग की नेक्स्ट क्लास जल्दी होगी, कल आपकी शायद लॉ की क्लास है। वी विल अपडेट इन योर ऐप, और फिर वापस अकाउंट्स का, और फिर वापस एक कॉस्ट का, और फिर वापस लॉ का। तो दिस वीक यू विल गेट 6 क्लासेस, जिसमें से 2 अकाउंट्स, 2 लॉ और 2 कॉस्टिंग रहेगा। डन? बोलिए एवरीबॉडी। सब कुछ ग्रुप में इंटीमेट किया जाएगा। जल्द से जल्द हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में भी है, और हमें नोटिफाई कीजिए कि आपको ये क्लासेस लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। प्लीज 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 इस वीक में रजिस्टर हो जाइए, ताकि नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होंगी विथ बुक्स होंगी, और आपको वो बुक्स के लिए रजिस्टर करना होगा। हम आपको बुक्स भेज देंगे। फोन लॉन्च होते ही पहला आप रहेंगे तो खरीदने वाले तो बोलो मैं कल ही लॉन्च करता हूं। मेरा पर्सनल नंबर है 8910902944, जिसमें आप कोई भी डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर मैं नहीं उठाया या नहीं रिप्लाई किया तो आप बार बार तंग कर सकते हैं, हो सकता है उस समय बिजी हूं, बट आप मेरे को रात को बेटर रहेगा 10 बजे के बाद एक बार इंटीमेट कर दीजिए, भैया एक डाउट था देख लीजिएगा, या कॉल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम टोटली अवेलेबल फॉर यू ऑल। और अगर मिस्ड कॉल रह भी जाता है मैं कॉल बैक करता हूं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू ऑल। थैंक यू।